वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सर नॉलेज ऑफ फिजिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो ये स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा से रिलेटेड है। तो दोस्तों, मैं टॉपिक का नाम आपको बताने वाला हूँ। ये टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स का नियम। किरचॉफ्स के नियम के बेसिस पे ही बहुत सारे सर्किट डायग्राम सॉल्व हुई हैं। तो जैसे हमने ओम्स के द्वारा सिंपल सर्किट में करंट और वोल्टेज विभव को निकाला है, उसी तरह से हम किरचॉफ के नियम के द्वारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को भी या बंद पाथ के सर्किट को भी हम निकालेंगे। तो किरचॉफ्स का जो रूल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए है, एक नेटवर्क के लिए है, जहाँ पे हम ओम्स के लॉ का यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब सिंपल जो है ओम्स के लॉ के या पैरेलल या सीरीज रूल से हम नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे हम श्रेणी क्रम या फिर समांतर क्रम का जो प्रतिरोध का रिलेशन है उसके द्वारा हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। वो खाली सिंपल सर्किट के लिए है। हम यहाँ पे नेटवर्क की बात करेंगे, क्लोज पाथ की बात करेंगे, जिसमें किरचॉफ्स का नियम लगा करके विद्युत और करंट दोनों की वैल्यू को हम निकालेंगे। दोस्तों, किरचॉफ्स ने दो नियम दिए हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, किरचॉफ्स का पहला नियम जिसको हम बोलते हैं संधि का नियम, या फिर हम कहते हैं उसको जंक्शन लॉ। अगर हम द्वितीय नियम की बात करें तो द्वितीय किरचॉफ्स का जो द्वितीय नियम है वो लूप का नियम होता है, जिसमें लूप बनता है, क्लोज लूप बनता है, जिसके या दूसरा नाम उसको कहते हैं, दूसरे नाम से भी जानते हैं, वोल्टेज किरचॉफ्स का वोल्टेज का नियम। ठीक है। और पहले नियम को हम विद्युत धारा का नियम भी कहते हैं या फिर करंट रूल लॉ भी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चर्चा करेंगे, हम बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो इससे रिलेटेड मीटर ब्रिज से रिलेटेड, व्हीटस्टोन ब्रिज और जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैं वो हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। और इसके बेसिस पे ही अगर ये नियम अगर हमें याद है तो सर्किट के द्वारा में जो कैलकुलेशंस है, जो हमारे वैल्यूज को निकालनी है, विभवांतर निकालना है, वो गलत नहीं होगा। जब वो गलत नहीं होगा तो हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों, ये नियम क्या है इसको हम पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम बताएंगे किरचॉफ्स के वो दो नियम क्या हैं। जैसा कि हमने आपको आपको बोर्ड पे लिख ही दिया है, और इसको इसलिए लिख दिया है कि आपको ज्यादा लिखने में टाइम बहुत जाता है, इसलिए मैं इसको लिख करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किरचॉफ्स के नियम को किरचॉफ का नियम भी कहते हैं और हिंदी में, और किरचॉफ्स के दो नियम इस प्रकार से हैं जो जैसा कि हमने लिख के बताया है। पहला नियम क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम या फिर संधि नियम भी कहते हैं, और इसको जंक्शन नियम, इंग्लिश में जंक्शन लॉ कहते हैं। और ये है क्या, हम चर्चा करते हैं। अगर हम दूसरे लॉ की बात करते हैं तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको लूप का नियम कहते हैं या वोल्टेज का नियम कहते हैं, ये हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो किरचॉफ का नियम में क्या प्रथम नियम क्या है? संधि का नियम है। उन्होंने क्या बताया है वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। इन्होंने बताया कि अगर किसी जंक्शन पे कोई भी करंट आती है तो उतने ही करंट बाहर जाएगी। कहने का मतलब दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए, या फिर सबका सम करें तो वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ऐसे तो समझ में पहला नियम क्या था? पहले नियम के बेसिस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो इसका सम होता है सिग्मा आई इक्वल टू 0 होगा। ये प्रथम नियम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ क्या कह सकते हैं? किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाले विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसे मैं एक सर्किट के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए दोस्तों। जैसे हमारे पास एक जंक्शन है, एक संधि है, और इसका नाम कुछ भी दे दो, सपोज दैट इसका नाम ए है, ठीक है, इस पॉइंट का, और यहाँ से बहुत सारे रजिस्टर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इसमें करंट भी फ्लो हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से हमने सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इससे भी एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे बना है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे जो करंट ए पॉइंट पे आ रही है, ये करंट I1 है। कौन सी है? करंट, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि पहला नियम करंट का सम ही है। तो ये एरो हमने बनाया तो ये मतलब ये जंक्शन के डायरेक्शन में है,
ये I1 है। अगर हम दूसरे सर्किट की बात करें तो ये आउटवर्ड बता देते हैं, ठीक है, ये I2 है। ये तीसरी सर्किट की बात कर रहे हैं तो I3 है। चौथी सर्किट हमारी क्या है, I4 है। पांचवी सर्किट भी I5 है, ठीक है, I5 है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्लोज सर्किट हो ये जरूरी नहीं है पहले नियम के लिए, लेकिन ओपन सर्किट के लिए या क्लोज सर्किट दोनों में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया और यहाँ पे हमने एक जंक्शन बनाया, एक संधि बनाया। तो हमारे नियम के अनुसार क्या होता है, जितना इंटर हो रही है करंट उतना ही आउटकम होगी। कहने का मतलब जो, तो इसमें आप देख सकते हो दो करंट ऐसे हैं, दो I3 और I1, ये अंदर जंक्शन के डायरेक्शन में आ रहे हैं, बाकी का बाहर जा रही है। तो हम सम कैसे कर सकते हैं, I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I5 हो गया। ये डिफिनेशन क्लियर हो रही है कि हमने क्या कहा, जितना यहाँ लिखा है संधि में प्रवेश करने वाली विद्युत धारा दो ही धाराएं हैं यहाँ पे फिगर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जैसा ये डिफिनेशन है कि किसी संधि पर संधि में प्रवेश करने वाले विद्युत धाराओं का योग संधि के निकलने वाली विद्युत धारा के आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पे जितने आवेश आ रहे हो, कितने मतलब धारा आ रही है, I1 और I3 आ रही है, उसका योग है। और I2, I4 और I5 ये बाहर जा रहे थे, उसके बराबर था I2, I4 ये कह सकते हो। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, I1 प्लस माइनस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 तो इक्वल टू 0 होगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। अगर हम इसका सम करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, वही वैल्यूज लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा है, सिग्मा I इक्वल टू 0 होगा। और ये इस नियम को आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सिग्मा I इक्वल टू 0। तो फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड करता है कि सम ऑफ द इंटरिंग करंट और इंटरिंग करंट ऑन द जंक्शन, चाहे वो प्रवेश कर रहे हो जंक्शन में उसका योग, और अगर बाहर जा रहे हैं तो उसका योग का जो सम होगा वो 0 होगा, जैसा कि हम सिग्मा I इक्वल टू 0 से बता सकते हैं। तो ये पहला नियम क्लियर हो चुका है। अब बताइए कि कितना समझ में आया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो आगे बढ़े। यस। जब अब हम नंबर 2 पे जाते हैं और नंबर 2 जो हमारा टॉपिक है उस पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं पहले। दूसरा टॉपिक क्या है कि उसमें जो विभवांतर है उसकी वैल्यूज को निकालना है, और विभव में जब तक अंतर नहीं होगा तब तक डेल्टा बी की वैल्यू नहीं निकल सकती है। और इसके जो साइन कन्वेंशन है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, उसको लूप का नियम भी बोलते हैं, इसको वोल्टेज का विभव का भी नियम बोलते हैं, ठीक है। तो नियम क्या है वो हम पढ़ लेते हैं और इसके बाद उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। प्लीज आप ध्यान से सुनना, जहां पे डाउट लगे वहां पूछ सकते हो। प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद लूप चारों ओर लूप के, यहां पे हम लूप के लिख सकते हैं, लूप के चारों ओर विभव परिवर्तनों का बीज गणितीय योग शून्य होता है। इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई भी विभव हमें निकालना है तो इट इज कंपलसरी को लूप होना चाहिए, बंद पाथ होना चाहिए, सर्किट होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। तो इसके 4 पॉइंट हैं, वो आपको सर्किट के माध्यम से हम बताएंगे कि ये कब प्लस होता है कब माइनस होता है। तो यहाँ पे 2 चीजें हमें याद रखनी है, ये तो नियम बता दिया गया, लेकिन इसमें प्लस साइन कब आएगी, माइनस साइन कब आएगी, बैटरी कब बनेगी, ये सारी चीजें हमें बताना पड़ेगा। तो हम पहले पॉइंट के साइन कन्वेक्शन की पहले पॉइंट की प्रॉपर्टी की बात बता रहे हैं कि उसको हम लिखेंगे, उसका विभवांतर निकालेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब एक हम डायरेक्शन बता रहे हैं, आप देख सकते हैं ये क्या है, पाथ का डायरेक्शन, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस का डायरेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम इसको ब्लू कलर से दिखाते हैं, ये हमारा डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ पाथ, जिस डायरेक्शन में हमें जाना है दिस डायरेक्शन ऑफ पाथ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पथ की दिशा ये है। और हमने क्या ले लिया, 2 टर्मिनल ले लिए,
एक ए टर्मिनल है, एक बी टर्मिनल है, और इसमें हमने रेजिस्टेंस लगाया। ये रेजिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं आर है, और इसमें जो करंट है वो आई है। कहने का मतलब ये है कि अगर ए टर्मिनल से बी टर्मिनल हमारा जो है पाथ का डायरेक्शन है, तो इसमें जो विभव आएगा वो हमें बताना है, पथ की डायरेक्शन या रेजिस्टेंस का डायरेक्शन, हम दोनों कह सकते हैं। अगर कोई सर्किट डायग्राम है, ए से बी के डायरेक्शन में हमें जाना है, जैसा कि यहाँ एरो से बताया गया है, और अगर करंट का डायरेक्शन भी पथ की दिशा में ही होगा, मतलब ये ए से बी के टर्मिनल में होगा, तो उस केस में जो विभवांतर होगा वो नेगेटिव आएगा। मतलब डेल्टा बी की वैल्यूज क्या आएगी, डेल्टा बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस आई आर। ये क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज सर्किट में डेल्टा बी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो गलत हो जाएगी। क्या समझना है कि जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के पथ की दिशा है, अगर उसी डायरेक्शन में करंट की भी, विद्युत धारा की भी दिशा है, तो जो विभवांतर निकालेंगे वो क्या होगा, माइनस आई आर होगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, पथ की दिशा। और यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसकी बात कर रहे हैं हम। टर्मिनल हमारा ए से बी है, ये रेजिस्टेंस आर है। अगर करंट ये अपोजिट आ रही है, मान लो ये आई करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अब आप देख सकते हो पथ की दिशा किधर है, ए से बी की डायरेक्शन में है, जबकि करंट की दिशा उसके विपरीत है। तो क्या होगा, जो इसमें विभवांतर होगा किसके थ्रू, इस रेजिस्टेंस के थ्रू, वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा बी इक्वल टू आई आर। ये क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज जो कॉम्प्लेक्स लूप की जितनी सर्किट्स हैं उसमें अगर हम क्लोज लूप में किरचॉफ का लॉ लगाएंगे, अगर ये गलती हो गई प्लस माइनस की, तो हमारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। हम चाहे जितना बार करेक्ट करें, चाहे जितना बार लर्न करें, हमें लर्न करने से समझ में नहीं आएगा, जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हमें करना क्या है। तो अब तीसरा पॉइंट बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है, करंट होता है, रेजिस्टेंस होता है और बैटरी लगी होती है, तीन ही चीज होते हैं। तो अब तीसरे में हम बता रहे हैं कि अगर डायरेक्शन इसका इसी डायरेक्शन में है, पथ की दिशा दी गई है, और यहाँ पे कोई बैटरी लगा दी गई है, क्या है, ये हमारे टर्मिनल हैं, टर्मिनल ए एंड बी। यहाँ पे अगर बैटरी ऐड की गई है, आप देख सकते हैं, ये माइनस टर्मिनल, कहने का मतलब है अगर इस सर्किट डायग्राम में अगर हम ईएमएफ, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई लिख सकते हो, एप्सिलॉन भी लिख सकते हो, अगर इसका जो ईएमएफ जो हमारा स्रोत है, ईएमएफ का जो स्रोत है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की डायरेक्शन में अगर ये कनेक्ट होता है, तो इसका जो विभवांतर होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, ये पथ की दिशा है, ए से बी की डायरेक्शन, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया, और पथ का डायरेक्शन इस तरह से ए से बी की डायरेक्शन में है। तो हमारा जो विभवांतर होगा डेल्टा बी, वो क्या होगा, माइनस ई होगा। क्या होगा, माइनस ई होगा। ये समझने वाली बात है। अब जो इसमें चौथा पॉइंट है, ये 4 पॉइंट साइन कन्वेंशंस के हैं, ये अगर क्लियर हो जाते हैं तो जब हम सम करेंगे प्रतिरोधकों तथा सेलों के सम्मिलित किसी बंद लूप के चारों तरफ विभव का परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो वहां पे हम डेल्टा बी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। लेकिन ये वैल्यू जब तक हमें नहीं आएगी, कैसे करेंगे, तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब दूसरा इसका अपोजिट है, अगर ये पथ की दिशा है, पथ की दिशा है, ठीक है, और टर्मिनल हम बना रहे हैं यहाँ पे ए टू बी, और यहाँ पे जो टर्मिनल है पॉजिटिव टू नेगेटिव है, मतलब बैटरी का जो ये वैल्यूज है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में अगर विभवांतर निकालना है, तो हम क्या करेंगे क्या बताइए, प्लस से माइनस की डायरेक्शन में अगर जाता है तो विभवांतर क्या होता है, जैसा हम बताया कि गिवन सर्किट, जैसा हमने सर्किट बनाया, ए से बी के डायरेक्शन में सर्किट है और इसका पथ की डायरेक्शन ए से बी के डायरेक्शन में है। अगर हम यहाँ पे विभवांतर निकालना चाहें, डेल्टा बी के वैल्यू निकालना चाहें, विभवांतर में क्या वैल्यूज आएगी, तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम विद्युत से स्रोत के विभव के का पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में अगर ये पाथ का डायरेक्शन होता है, तो इसका विभवांतर पॉजिटिव होगा,
जो विभवांतर डेल्टा बी की वैल्यू होगी प्लस ई होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा बी इक्वल टू प्लस ई। अगर ये चारों साइन कन्वेंशंस आपको याद है तो क्लोज सर्किट का जो फार्मूला आपने पढ़ा है डेल्टा बी के इक्वल टू 0 होगा और आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 4 पॉइंट हैं और हम इसका जो रिजल्टेंट, अगर हम डेफिनेशन से इसके रिजल्टेंट की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यूज है सिग्मा बी इक्वल टू क्या होगा 0 आएगा। टोटल वोल्टेज का जो वैल्यूज है वो 0 होगा और इन सबका सम करेंगे तो ये 0 होगा। दोस्तों इसके बेसिस पे हम हीट स्टोन ब्रिज को सॉल्व करेंगे, उसमें हम करंट के डायरेक्शन को बताएंगे, पहला भी नियम लगाएंगे और दूसरा भी नियम लगाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप उसको देख सकते हो, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपकी समझ में आ गया। सेकंड रूल ये है, पहला रूल हमने ये बताया था आपको सिग्मा आई इक्वल टू 0 होता है, ये फर्स्ट रूल है, ये सेकंड रूल है। इसके हेल्प से हम हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे और वहां पे इसकी यूज से ही हम उसको प्रूव कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए दोस्तों।